Auzubillahiminash-shaytanir-rajeem. Bismillahir-rahmanir-rahim. Welcome back, dear viewers, to another episode of Deenversations. Today my guest is Jameel Bhai. He's a prominent podcaster, a prominent figure on Islamic literature, and today I'm putting him to the test on the topic of secularism. Jameel Bhai, आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, आपका इन्वाइट करने का बहुत शुक्रिया। ग्रेट। और आपके मतलब आपने देखा होगा कि आजकल जनरली यूथ में हमारे इस्लामिक स्फीयर्स में, टू गेट टू द पॉइंट, और जनरली इस्लामिक वर्ल्ड में आजकल एक आइडियोलॉजी फैल रही है बहुत तेज़ी से, और इट्स अ न्यू आइडियोलॉजी। लोग इसको फॉलो कर रहे हैं, लोग इसको इनकलकेट कर रहे हैं इस्लामिक आइडियोलॉजीज़ के साथ, और वो है सेक्युलरिज्म। सेक्युलरिज्म इज़ नॉट अ न्यू थिंग, आप जानते होंगे, मगर इस्लामिक आइडियोलॉजीज़ में ये रिलेटिवली न्यू थिंग है कि लोग इसको मिक्स कर रहे हैं हमारे इस्लामिक आइडियोलॉजीज़ के साथ। सो आई जस्ट वांटेड टू आस्क यू टू स्टार्ट ऑफ, आपका क्या ख्याल है इसके बारे में कि लोग इसको क्यों मिक्स कर रहे हैं इस्लामिक आइडियोलॉजीज़ के साथ? मतलब वाई डोंट दे जस्ट सेपरेट इस्लाम एंड वाई डोंट दे सेपरेट सेक्युलरिज्म रादर देन मिक्सिंग देम? हाँ, बहुत शुक्रिया, बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है। मेरा ख्याल है सिर्फ इस टॉपिक पे नहीं, बहुत सारी चीज़ों में जो हमें अपनी यूथ में नज़र आता है, या जो वेस्टर्नाइज एजुकेशन के प्रोसेस से गुजरने वाली यूथ में नज़र आता है, वो एक चीज़ ये है कि एक तहजीब है, एक सिविलाइजेशन है जिसका गलबा है, जो फातेह है, जो गालिब है, जो रूल कर रहा है। तो जैसे इब्न खल्दून ने अपने बुक में मुकदमे में लिखा है, जो गालिब होता है, जो फातेह होता है, मफ्तू उसको कॉपी करता है एक अंदाज में ना, वो समझता है कि वो फातेह है तो उसमें कुछ ना कुछ तो अच्छा होगा जिसकी वजह से वो फातेह हुआ। तो डैट यही है सेकुलरिज्म पे भी, क्योंकि वेस्ट जो है वो गालिब है, इकनॉमी उनकी बड़ी है, मिलिट्री फोर्स माइट उनकी है, और फिर जो थाट की प्रोडक्शन है वो भी वहीं हो रही है। हाँ, वही हो रही है, हाँ, सारी यूनिवर्सिटीज़। एग्जैक्टली। तो फिर आप उनको देखते हो और आपके तो ये सिविलाइजेशन बेहतरीन है, आपके इमोशन इस्लामी आपको घर में बताया जाता है, अल्लाह है, इस्लाम है, दीन है, इस्लाम मुकम्मल ज़ाब्ता है, तो बचपन से सुनते हैं। तो आप क्या करते हो, आपके पास एक इमोशन है और एक थाट है। एक इमोशन जो आपको लोकल या इंटरनलाइज है, फैमिली में मिल रहा है, घर पर मिल रहा है, सोसाइटी में मिल रहा है, और एक और थाट है जो किसी और सिविलाइजेशन से है, वो आपके एजुकेशन सिस्टम में, आपके रूलिंग सिस्टम में है, और वो गालिब है। तो आप किसी तरह दोनों को जोड़ना चाहते हो, मिक्स करना चाहते हो कि आप अपने इमोशंस से लाताल्लुक भी नहीं हो, है ना, और ना आप जो गालिब है उससे अलग हो। तो आप इन दोनों को कंपैटिबिलिटी प्रूफ करना चाहते हो। ये मैं बात कर रहा हूँ जो यूथ में जिस वजह से कुछ सेगमेंट में हमें नजर आता है। तो आप क्या करते हो, हम इन दोनों को मिलाने की कोशिश करते हो, ये यूथ में है। लेकिन जो कल्चर प्रोड्यूस हो रहा है, जो थिंकर्स हैं, जो किताबें लिख रहे हैं, जो आर्टिकल लिख रहे हैं, जो थिंक टैंक के साथ काम कर रहे हैं, और वो कह रहे हैं कि दोनों कंपैटिबल है, मैं कहूँगा वो एक कल्चर इन्वेजन का पार्ट है। यानी कि बहरहाल हम सबको पता है कि वेस्टर्न सिविलाइजेशन की गालिब है, वो जो वेस्ट में एक टर्म यूज़ हुई थी, अमेरिका में बुश ने भी की थी, विनिंग द बैटल ऑफ हार्ट्स एंड माइंड, या विनिंग द हार्ट्स एंड माइंड्स। तो उसके लिए आपको कुछ थॉट प्रोड्यूस करने पड़ते हैं। तो उसमें फिर इस्लामिक सेकुलरिज्म का कॉन्सेप्ट जो है वो दिया जाता है, इस मायने में कि इस्लाम तो शुरू से इसको इंडोर्स करता था। हालांकि जिसने भी हिस्ट्री पढ़ी हो, सीरत पढ़ी हो, कुरान को गो थ्रू किया हुआ, उसको मालूम होगा ये दोनों कंपैटिबल नहीं है। मतलब ये इस्लाम की अपील को थोड़ा सा शाइनी बनाना ना, इस्लाम को थोड़ा सा अपील मतलब अच्छा दिखाना कि मतलब इस्लाम है ही पीसफुल सेक्युलरिस्ट रिलीजन। हाँ, अब इसके नीचे ना, सॉरी मैं आपकी बात काट गया, इसके पीछे एक मिथ है ना, ये बड़ी पावरफुल मिथ है कि सेकुलर जो है वो पीसफुल होता है और जो मजहबी होता है वो वायलेंट होता है। तो ये मिथ है। इस मिथ में आपको कहा जा रहा है कि आप अभी भी मजहबी सियासत की बात करते हो, अभी भी आप रूल रेगुलेशन लॉज में मजहब को लाना चाहते हैं, अभी भी आप दकियानूसी बातें करते हो। यानी कि ये तो सदियों पहले की बात है ना, अब तो लोग मॉडर्नाइज हो गए, मॉडरेट हो गए, वो रैशनल हो गए। तो ये जो मिथ है कि वायलेंस लिंक है मजहब के साथ, ये भी एक वजह है कि लोग लिंक करना चाहते हैं सेकुलरिज्म को और मजहब को, ये साबित करने के लिए कि इस्लाम जो है वो इतना वायलेंट नहीं है, वो पीसफुल है। हालांकि सवाल ये है कि जब हम डिस्कशन कर रहे हैं सेकुलरिज्म की और हम बैठे हैं 2025 में, तो अहमद भाई 2025 में अगर कहीं पे जंगें चल रही हैं तो वो इन्वेडिंग फोर्सेस कौन सी हैं? तो रशिया में अगर यूक्रेन में अगर रशिया एंटर हुआ है, तो रशिया सेकुलरिज्म पर है या क्रिश्चियन मिथोलॉजी पर खड़ा हुआ है? जैसे अमेरिका ने अगर 2003 में इराक और 2001 में अफगानिस्तान को इन्वेड किया, अभी इसराइल जो है वो फ़लस्तीन को पिछले 2 सालों से जैसा जेनोसाइड और जेनोसाइड कर रहा है, इंडिया ने जो कश्मीर में किया हुआ है। तो रियलिटी ये है कि पिछले 20-25 सालों में हमें सेकुलर स्टेट्स नज़र आ रही हैं, वो इन्वेड कर रही हैं, वो आर्मी लेके चल, वो वायलेंट हैं। या उससे पीछे जाएं, सेकेंड वर्ल्ड वॉर से अब तक जो सारी हिस्ट्री है, वो सारी सेकुलर स्टेट्स। एग्जैक्टली। तो फिर ये मिथ क्यों, यानी कि ये डिस्कशन इतनी प्रेवलेंट क्यों है कि सेकुलर जो वो पीसफुल होता है और जो रिलीजियस है वो वायलेंट होता है? तो मेरे ख्याल से एक मिथ है, और ये सक्सेस है बहरहाल वेस्टर्न सिविलाइजेशन की, कि उसने अपने वायलेंस को इस अंदाज में पेश किया है कि वो बड़ा
ज़रूरी है, बड़ा मददगार है, यानी कि उसकी मिलिट्री इंटरवेंशन जो ह्यूमैनिटेरियन होती है, और किसी और की जो है मिलिटेंसी या उसका वायलेंस जो है वो बुरा होता है, ख़ासतौर पर मजहबी। मगर एक बात है, मतलब वो लोग कहते हैं कि मतलब सेक्युलरिज्म इज़ मोर पीसफुल दैन रिलीजन। मेरे ख्याल से इस अंदाज से हम नहीं देख सकते कि सेक्युलरिज्म कुड बी मोर पीसफुल दैन रिलीजन, क्योंकि जो स्टेट की एम्स होती हैं, जो स्टेट की एक्शंस होती हैं, वो तो सारे लोग मतलब प्रोपेगेट करते हैं, वो तो सारे लोग चूज़ करते हैं कि हमने अभी वियतनाम में जंग लड़नी है, तो वो तो लोगों के सपोर्ट के बैक्ड होते हैं वो सारे डिसीजंस। अभी एक रिलीजियस स्टेट को हम ले लें तो वो तो लोगों की सुनने की नहीं, मतलब लोग ये सोचते हैं कि मतलब लोगों का कोई से नहीं होगा उस रिलीजियस स्टेट में, या द पीपल वोंट हैव एनी से इन हाउ देयर स्टेट इज़ रन। जो वॉर स्टेट करेगा वो सारे रिलीजियस बेसिस पे होंगे कि मतलब हमने जो नॉन हमारे रिलीजन को फॉलो नहीं करते उनके ख़िलाफ़ हमने लड़ना है, जो भी हो। तो व्हाट डू यू थिंक अबाउट दैट? मतलब सेक्युलर स्टेट्स के तो एक रीज़न होती है मतलब वॉर करने की, मतलब मगर रिलीजियस स्टेट्स सीम टू हैव नो रीज़न टू डू अ वॉर, दे जस्ट वांट टू डू अ वॉर जस्ट टू स्प्रेड देयर रिलीजन। बड़ा इंटरेस्टिंग पढ़ने की किताब है द मिथ ऑफ रिलीजियस वायलेंस, उसमें वो एक चैप्टर पूरा इस पर डेडिकेट करता है, मैं ऑथर का नाम बोल रहा हूँ, कि ये जो मिथ है कि उनका वायलेंस जो है वो फैनेटिक है, बारबैरिक है, इर्रेशनल। हाँ, हमेशा हमारे मीडिया स्ट्रीम्स में ऐसे ही है। और हमारा वायलेंस जो है दैट इज़ रैशनल, दैट इज़ फॉर डिफेंस, दैट इज़ फॉर ह्यूमैनिटेरियन राइट्स। तो हमारे अगर B-52 बॉम्बर जो अफगानिस्तान में बॉम्ब गिरा रहे हैं, दैट इज़ फॉर डेमोक्रेसी। और हमारे जहाज़ अगर बगदाद में बम गिरा रहे हैं तो वो जो है डिक्टेटरशिप हटाने के लिए। और अगर हमारे मिसाइल जो है वो इसराइल को जा रहे हैं, इसराइल जो है गज़ा में जेनोसाइड कर रहा है, तो वो तो बहरहाल यहूदियों के दिफा के लिए। तो हमारा जितना भी बड़ा वायलेंस हो वो रैशनल है। इस वजह से नहीं कि वो रैशनल है, इस वजह से कि आपने पहले प्रिज्यूम किया होगा कि जब भी एक सेकुलर स्टेट होगी उसका वायलेंस जो है वो रैशनल बुनियादों पर होगा। मैं कह रहा हूँ हम इस मिथ को प्रिज्यूम करके गुफ्तगू करते हैं, मीडिया में भी, किताबों में भी। इसको हमें क्वेश्चन करने की ज़रूरत है। हम अब 2025 में, अब हम 18th और 19th सेंचुरी में नहीं है जब पूरा मीडिया सब कुछ जो है वैसे के कंट्रोल में है। अब लोग पढ़ना लिखना जानते हैं, अब किताबें अवेलेबल हैं, अब रिसर्च जो है वो एक क्लिक पर, एक प्रॉम्प्ट के ऊपर है। तो मेरे ख्याल से आप इसको खुलना चाहिए कि वाकई ऐसा है कि उनका वायलेंस जो है वो रैशनल होता है और किसी और का वायलेंस इर्रेशनल होता है। जस्ट इन केस फॉर एग्जांपल गज़ा में जो लोग लड़ रहे हैं, क्या उनका सेकुलर विजन है? नहीं। क्या वो रिलीजियस विजन रखते हैं? बिल्कुल रखते हैं। क्या इसराइल का टू बी प्रिसाइज एक नेशनलिस्टिक विजन है? बिल्कुल सही ना। और नेशनलिस्टिक तो सेकुलर अम्ब्रेला के अंडर आता है। अब देखते हैं किसका रैशनल है, किसका इर्रेशनल है। तो एक ने कहा कि 2000 पहले कोई हमारी ज़मीनें थी, हम यहाँ पर थे, जो भी था, या कॉलोनियल आउटपोस्ट हमें मिल गई, हम आए, हमने कब्ज़ा किया, और हमने कब्ज़ा किया हुआ है और हमने किसी और को ब्लॉकेट किया हुआ है और उन्होंने हम पर मिसाइल दागे, इसलिए हम कत्लेआम करेंगे। ये रैशनल कैसे है? सही है। और उसका अपोजिट में देख लेते हैं, एक कौम है जो कह रही है हम यहाँ पर रहते थे, हमेशा से हमारे पास था, फिर एक कॉलोनियल अथॉरिटी आती है, वो हमारी ज़मीनें हमसे छीनते किसी और को देती है, वो हमारे कत्लेआम करती है, हमसे ज़मीनें छीनती है, हमारा ब्लॉकेट करती है, हमें क्या करना है क्या नहीं करना उस पर वो डिसीजन मेकिंग करती है। तो हम अपनी हुर्रियत के लिए, ये हम अपने पॉलिटिकल, रिलीजियस या इकोनॉमिक राइट्स के लिए रिटेलिएट करते हैं। हम इसको कह रहे हैं क्योंकि वो लोग मुसलमान हैं या एक मजहबी डायमेंशन रखते हैं, तो ये वायलेंस जो है वो इर्रेशनल है। तो कैसे ये इर्रेशनल है और जो पहले वाला है वो रैशनल है? तो मुझे तो बिल्कुल उलट लग रहा है। हाँ, उलट लग रहा है। तो मेरा ख्याल है कि इसी तरह अफगानिस्तान का इशू था, 9/11 गलत हुआ, किसने किया, आप कैसे प्रूफ करेंगे, और उस प्रोसेस से पहले आप कैसे अफगानिस्तान पर बम कर सकते हैं? हाँ, तो इट सीम्स मतलब हिस्ट्री को देख के कि बहुत सारे सेक्युलर मूवमेंट्स जो थे उनके इरेशनल बेसिस थे, चाहे वो सेक्युलर थे भी या नहीं थे। तो थिंकिंग ऑफ दिस मैं ये सोच रहा हूँ कि हमारा वैसे एम ये नहीं है, जो लोग सेक्युलरिज्म और इस्लाम को मिक्स करते हैं उनका एम ये नहीं है कि इस्लाम इज़ अ पीसफुल रिलीजन। सेक्युलरिज्म इज़ ए मूवमेंट विच टेक्स अ मेजॉरिटी ओपिनियन एंड हेल्प्स एवरीवन प्रोपेगेट दैट। क्या इन दोनों के मिक्स जब आ जाए तो ये सबसे अच्छी सोसाइटी नहीं होगी? एक पीसफुल रिलीजन और एक ऐसी सोसाइटी जिसमें सारे खुश होंगे, सारे की बातें सुनी जाएंगी, सारे के मतलब ओपिनियंस हर्ड होंगे। मुझे लगता है कि यूटोपियन विजन वैसा ही है जैसे कम्युनिज्म ने दिया था हेवन ऑन अर्थ का ना, कि अगर ऐसा हो जाए तो किसी की भी नहीं होगी, सब इक्वलिटी के साथ रहेंगे, सबके पास इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होगी, सबको क्वालिटी ऑफ लाइफ मिलेगी, फसल सबके बराबर होगी, वगैरह वगैरह। तो मुझे लग रहा है ये जो डिस्कशन है ना सेक्युलरिज्म में जो अच्छी चीज़ें हैं, तो मेरे ख्याल से उसको खुलने की ज़रूरत है ना। हम क्यों, यानी कि हम पहले तो रिलीजन को ले रहे हैं कि उसमें कुछ डेफिशिएंसी है और यहाँ पर कुछ पॉजिटिविटी है, और फिर यहाँ पे न्यूट्रलिटी है, और वहाँ पर बायसनेस है।
ये कुछ प्रिजम्पशन है जिसके साथ हम कह रहे हैं कि होता है ना, ये थोड़ा इसमें मिठास ज़्यादा है तो इसमें थोड़ा दूसरी चीज़ें आप दोनों को मिलाएंगे तो एक बड़ा टेस्ट ज़बरदस्त आ जाएगा। तो मैं कह रहा हूँ कि इसको ओपन करने की जरूरत है। डिस्कशन सारी ये है कि पब्लिक स्फीयर को रूल कैसे करना, सही है। कंपटीशन है, यानी कि मल्टीपल वर्ल्ड व्यूज़ हैं जो कॉम्पीट करनी है इस बात पर कि पॉलिटिक्स कैसे रन करनी है, इकोनॉमी कैसे चलानी है, सोशल सिस्टम कैसा होना चाहिए, एजुकेशन कैसा होना है, फॉरेन पॉलिसी कैसे होनी चाहिए, लॉस कैसे होने चाहिए, जुडिशरी कैसे होनी चाहिए। कुछ लोग कह रहे हैं कि रेवोल्यूशन की बुनियाद पर होनी चाहिए, ठीक है, मैं उसमें भी इस्लाम को रखता हूँ, बाकी कोई उसमें कॉम्पीट नहीं कर रहा। दूसरी तरफ कुछ कहते हैं नहीं, रैशनैलिटी इंसान मेजॉरिटी की बुनियाद पर करे, फलसफे की बुनियाद पर करे, इसमें आप कैपिटलिज्म या कम्युनिज्म को रखें, ठीक है ना। तो सारी डिस्कशन ये है कि वर्ल्ड व्यू है इस्लाम का रेवोल्यूशन की बुनियाद पर, उनका रैशनैलिटी की बुनियाद पर या किसी फलसफे की बुनियाद पर। कंपटीशन ये है कि पब्लिक स्फीयर को कौन मैनेज करेगा। रिलीजन कह रहा है, मज़हब कह रहा है, इस्लाम कह रहा है, रेवोल्यूशन कह रही है मैं बताऊंगा, कैपिटलिज्म कह रहा है मैं बताऊंगा, कम्युनिज्म कह रहा है मैं बताऊंगा। तो मेरे ख्याल से डिस्कशन इसी तरह रखनी चाहिए कि पब्लिक स्फीयर को सबसे बेहतर मैनेज कौन कर सकता है। तो अभी जब हम देख रहे हैं फ्रॉम द लास्ट 2 centuries आई थिंक सेक्युलरिज्म जिस तरह उनकी कंट्रीज को मैनेज कर रहे हैं, अगर किसी और के ऊपर वो जुल्म कर रहे हैं, इट्स नॉट अ फैक्ट दैट वी कैन डिनाई कि वो अफगानिस्तान में उन्होंने कितने जुल्म किए, अभी गज़ा में उन्होंने कितना जुल्म किए, मगर अपने जो लोग होते हैं उनको तो खुश रखते हैं, मतलब सेक्युलरिज्म या अपने सिटीजन्स को एक तरीके से। हाँ, लेकिन इसमें प्रिजम्पशन ये है कि सेक्युलरिज्म अपने यहाँ मैनेज कर रहा है, कुछ और मैनेज नहीं कर रहे, और कुछ और को आप रिलीजियस कह रहे हो ना। मैं कह रहा हूँ जो पाकिस्तानी स्टेट है आप इसको रिलीजियस में रखेंगे या सेकुलर में रखेंगे? सेकुलर। फिर इंडियन स्टेट जो है जो बीजेपी के अंडर चल रही है, आप उसको सेकुलर में रखेंगे, रिलीजियस में रखेंगे? ऑब्वियसली मैं सेकुलर में रखता हूँ। इसराइल को, इजिप्ट को, मिडिल ईस्ट को, सारी सेकुलर, मेरे ख्याल में सारी सेकुलर हैं। जब सारी सेकुलर हैं तो हो क्या रहा है, कुछ सेकुलरिज्म अच्छे से मैनेज नहीं कर पा रहा, कुछ सेकुलरिज्म अच्छे से मैनेज कर पा रहा, और आप मुझे कह रहे हो कि क्योंकि तुम्हारे अच्छे से मैनेज नहीं हो रहा, यू नीड मोर सेकुलरिज्म। मैं कह रहा हूँ कि मेरे यहाँ पहले से सेकुलरिज्म मैनेज नहीं हो पा रहा, उनका सेकुलरिज्म मैनेज कर रहा है, क्या वो सेकुलरिज्म की वजह से कर रहा है या कुछ और वजूहत की वजह से कर रहा है? दैट इज द क्वेश्चन मार्क। क्यों मैं ये कह रहा हूँ? तो उन जो स्मॉलर सेक्युलर स्टेट्स हैं जो आप कह रही है, इजिप्ट और सारे जॉर्डन, इनमें डेफिशिएंसीज सेक्युलरिज्म की वजह से हैं या इनमें डेफिशिएंसीज इसकी वजह से हैं कि इनके रिसोर्सेज कम है, इनकी मैनेजमेंट कम है, इनके कंट्रीज़ में बेसिस जो थे उनके लास्ट सेंचुरी से वो वीक थे, उनके फाउंडेशंस, उनके अभी तक इतने न्यू पावर नहीं है वर्ल्ड पावर में, उनके रिसोर्सेज ज़्यादा नहीं होंगे। ये सारी रीजंस मेरे ख्याल से एक बड़ा रीज़न तो सेकुलरिज्म भी है, और ज़ाहिर सी बात है दूसरा रीज़न ये भी है कि वो कॉलोनियल सब्जुगेशन के अंडर है। सही इस्तेमार अभी खुद नहीं है, कॉलोनियस निकल गया, न्यू कॉलोनिज्म, IMF, वर्ल्ड बैंक, एक यूनाइटेड नेशन के चार्टर, कुछ चीज़ें हैं जिसके सोफिस्टिकेटेड कॉलोनिज्म। एग्जैक्टली। तो एक तो वो इशू है, लेकिन उसके अलावा सेकुलरिज्म भी इशू है। मैं क्यों कह रहा हूँ सेकुलरिज्म इशू है? आप इसको उस तरह देखें, एक सिंपल एग्जांपल है ना, आप इकोनॉमी की एग्जांपल उठाते हैं, आप कहते हैं देखें आप जो सेविंग है वो बैंक में रखें, आपको इंटरेस्ट मिलेगा, ठीक है, आपकी सेविंग के ऊपर आपको पैसा मिलता रहेगा, और आप इसको लगता है कि इसके ज़रिए आप क्या करते हो, उस सोसाइटी में जो कैश है, जो पैसा है, आप उसको मैनेज करते हो। जब आपको लगता है कि इकोनॉमी को तेज़ करना है तो आप इंटरेस्ट रेट कम कर देते हो, आपको लगता है स्लो करना है, मतलब सेंट्रल बैंकिंग है। अब ये एक सेकुलरिज्म के अंदर इकोनॉमी इस तरह काम करती है, बिल्कुल करती है। सही। क्या वो कुछ रिजल्ट देती है? कंप्लीटली नहीं, लेकिन किसी हद तक देती है। किसी हद तक। इसको उठा के आप ले आते हो पाकिस्तान में या इजिप्ट में, जहाँ पर लोग बैंकिंग सेक्टर में जाते ही नहीं है, जो सूद को कहते हैं प्रॉब्लमेटिक है, जिनकी सेविंग एग्जैक्टली मतलब वो करते नहीं है। तो अब आप मुझे कह रहे हो कि मैं इंटरेस्ट रेट ऊपर नीचे करूंगा, यहाँ की इकोनॉमी या पैसा मैनेज हो जाएगा, तो है ना, इकोनॉमिक ग्रोथ होगी या स्लो हो जाएगी। एग्जैक्टली। मैं कह रहा हूँ वर्क नहीं करेगा। क्यों वर्क नहीं करेगा? किसी भी सोसाइटी में किसी सिस्टम को वर्क करने के लिए ज़रूरी होता है कि उसकी पब्लिक ओपिनियन हो, लोग उस पर कन्विंस्ड हो। अगर लोग कन्विंस नहीं है तो वो इख्तिलाफ आएगी। एग्जैक्टली। तो वो जो हार्मनी है वो नहीं है। तो ये हार्मनी इसकी वजह से नहीं है कि मतलब अगर एक टोटली सेक्युलर स्टेट था, मतलब इजिप्ट में आपने कहा कि इंटरेस्ट रेट्स वो लो, बैंकिंग सिस्टम काम नहीं करती क्योंकि वो इंटरेस्ट लेती ही नहीं है, वो इसको मानती ही नहीं है कि इंटरेस्ट कोई चीज़ है। तो अगर वो मान लेते हैं, लेट्स सपोज कि वो कहते हैं कि हम एक सेक्युलर स्टेट है, हम एक सेक्युलर पीपल हैं, हम इस कंट्री को अच्छा चलाने के लिए हम ले लेते हैं इंटरेस्ट, तो फिर ये अच्छा नहीं हो जाता मतलब। लेकिन इसको इससे देख लेते हैं, अगर वो कहते हैं कि हम सूद को हराम मानते हैं और सूद नहीं होना चाहिए, और सिस्टम भी इसी को मानता, तो भी अच्छा नहीं हो जाता। हाँ, ये बात सही। तो मैं कह रहा हूँ कि वो बिल्कुल दोनों सूरतों में हार्मनी पैदा होगी तो काम बन जाएगा, मगर दोनों एक साथ। हाँ, लेकिन अब सवाल ये है कि दोनों में से बेहतर कौन है? सही है ना। अच्छा। तो बिल्कुल ऐसा हो सकता है कि अमेरिका, मगरब, बरतानिया, आप जो भी फ्रांस, जर्मनी, इनके नाम ले लें, ये बहरहाल जो है इंडिया, पाकिस्तान,
युगांडा, नाइजीरिया और इजिप्ट से तो बेहतर ही हैं। तो उसकी वजह ये नहीं कि वहाँ सेकुलरिज्म है, मेरी अंडरस्टैंडिंग उसकी वजह ये है कि लोगों में और सिस्टम में एक हारमोनी है, है ना। तो सिस्टम बिलीव करता है, लोग वही बिलीव करते हैं, जो लोग बिलीव करते हैं सिस्टम उसी से निकल के आता है, कोहेसिव है और एक नेचुरल स्टेट बन जाती है। यहाँ पर नेचुरल स्टेट नहीं है, यहाँ पर अननेचुरल स्टेट है। तो इस वजह से एक जो है ना रिफ्ट है, एक फ्रिक्शन है। और फिर वो लोगों की पर्सनल आइडियोलॉजीज में और गवर्नमेंट की आइडियोलॉजी में। एग्जैक्टली, आप उसकी एग्जांपल लेना, ब्लास्फेमी का जो पूरा केस है ना, आसिया बीबी का केस रहा है, अकीदे के मुताबिक इश्यूज रहे हैं, इंडिया के मुतालिक इशूज़ रहे हैं, कश्मीर, फ़लस्तीन, यार बेशुमार इशूज़ हैं। तो जब मेरे ख्याल से हारमनी होगी तो चीज़ें बेहतर होंगी। अब सवाल ये कि हारमनी हम सेकुलरिज्म के अंदर ढूंढें या इस्लाम के अंदर। तो वैसे हम ये देखते हैं कि ये जो सेक्युलर लोग होते हैं, मतलब जो प्रोपेगेट करते हैं सेक्युलरिज्म का आइडिया, आपने मुस्तफ़ा अकील का नाम सुना होगा। तो उन्होंने अपने बुक में लिखा है कि अगर लोग अपनी रिलीजन को एक पर्सनल चीज़ बना देते हैं, मतलब हमने अपनी रिलीजन को सिर्फ पर्सनल चीज़ बनानी है, मेरे और अल्लाह के साथ जो ताल्लुक़ है वो सिर्फ मेरी ही हद तक रहेगी, मेरे बैंक के साथ, मेरी इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स के साथ वो नहीं रहेगी। तो मतलब इस तरह जो सेक्युलर रिलीजन है, ये अच्छा नहीं होगा कि मतलब रिलीजन एक पर्सनल चीज़ हो जाए और सेक्युलरिज्म एक मतलब गवर्नमेंटल चीज़ हो जाए। सर मेरे ख्याल से इसको भी खोल लेते हैं ना। ये जो कंपार्टमेंटलाइजेशन, ये जो कैटेगराइजेशन है, ये विद इन इटसेल्फ एक हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट में डेवलप हुआ। आप कह रहे हो ये सेक्युलरिज्म है, ये रिलीजन है। हाँ एग्जैक्टली। मैं कह रहा हूँ ये अलग अलग कहाँ हैं। थोड़ी देर के लिए रोकते हैं ना। कुरान खोलें, ठीक है, कुरान में आपकी इबादत है, बिल्कुल है। कुरान में जंग के हवाले से डायरेक्शन बिल्कुल, हाँ, बिल्कुल है। ट्रेड के हवाले से कॉन्ट्रैक्ट क्या कमाते हैं, इकोनॉमिक बिल्कुल सिस्टम। तो इसको जिसको आप रिलीजन कह रहे हैं, आप इसको कैसे सेकुलर करोगे, मेरा पहला सवाल। इसी तरह आप जिसको सेकुलर कह रहे हो, जो सेकुलर स्टेट है, सर जो चर्च ऑफ इंग्लैंड है वो किसके अंडर आता है? वो तो है ना, बरतानवी गवर्नमेंट के अंदर आता है। इस तरह ट्रम्प साहब ने ओथ किस पे लिया था? बाइबल पे लिया था। इन गॉड वी ट्रस्ट जो है किस करेंसी पे लिखा हुआ है? डॉलर पे लिखा हुआ है। ये जो फंडिंग है चर्चेस की जो है ना, इवन फ्रांस के अंदर भी आज तक होती है। तो मेरे कहने का मतलब जिसको आप कह रहे हो ना सेकुलर है और जिसको आप कह रहे हो रिलीजन पर्सनल है, ये ऐसी कैटेगराइजेशन हिस्टोरिकली कभी रही नहीं है, ये डेवलप की गई है। एनलाइटमेंट के प्रोसेस के बाद एक चीज़ हुई है मगरब में, लेकिन वो मगरब का एक हिस्टोरिकल ख़ास कॉन्टेक्स्ट है जिसमें ये चीज़ हो गई। बाकी इस पे कन्विंस ही नहीं है, ऑर्गेनिक चीज़ नहीं है, मतलब बिल्कुल ऑर्गेनिक चीज़ नहीं है। और आप मुझे कह रहे हो, आप मुझे क्या रहे हो, देखिए आप मुझे प्रेजेंट ऐसे कह रहे हो, जो केवल है वो प्रेजेंट इस तरह करता है कि ये तो बड़ी रैशनल सी डिस्कशन है। मैं कह रहा हूँ आप ये कह रहे हो कि स्टेट जो है, सेकुलर स्टेट रिलीजन को रीडिफाइन करेगी, मतलब वो रिलीजन की बाउंड्रीज जो सेट बाउंड्रीज है, क्योंकि बाउंड्रीज तो नहीं है ना। हाँ, कुरान तो बाउंड्री सेट नहीं करा कि फॉरेन पॉलिसी आप नहीं मैनेज करो, सीरत तो नहीं बता रही कि आप स्टेट को छोड़ दो। आप कह रहे हो इसको छोड़ना चाहिए। तो कुरान में जो आयात, हदीस जो रसूल की हमें मिली है, सीरत में जो हमें चीज़ें मिली हैं जो पॉलिटिकल अफेयर्स से रिलेटेड हैं, जो फॉरेन अफेयर्स से रिलेटेड, मतलब जो चीज़ें सेक्युलरिज्म डोमिनेट करना चाह रही है, तो वो कह रहे हैं आप उसको अबंडन करें, आप उसको छोड़ें। तो मैं कह रहा हूँ इसको फिर इतना पीसफुली प्रेजेंट ना करें ना। आप बताएं कि एक पब्लिक स्फीयर को आइडियोलॉजिकली हैंडल किस तरह करना है। सेकुलरिज्म बता रहा है कि मैं हैंडल करूंगा, मैं बताऊंगा रिलीजन को मैं कितनी स्पेस देने को तैयार हूँ। हम कह रहे हैं या मैं कह रहा हूँ जो सेकुलरिज्म से एग्री नहीं करते कि वही बताएगा रेवोल्यूशन शुड, मतलब वो रेवोल्यूशन को हमें बताना चाहिए कि स्टेट या रूलर क्या कर सकता है क्या नहीं कर सकता, वही कहाँ पर बताएगी और वही कहाँ पर तुम्हें इजाज़त दे रही है कि तुम चूज करो, वही बताएगी। एज मुसलमान हम कह रहे हैं। तो ये कॉम्पिटिशन है, देयर इज नो, कोई न्यूट्रलिटी नहीं। अब आते हैं इस बात पे जो इक्वल कह रहा है ना कि ये पीसफुल हो जाएगा। मैं कह रहा हूँ कैसे होगा? क्या नेशनलिज्म की बुनियाद पर मैं किसी से नफरत नहीं कर सकता? एग्जैक्टली कर सकते हैं, इतना ज्यादा कर सकते हैं। वो बर्ट्रैंड रसल आपने सुना होगा ना, बिल्कुल। वो कहते हैं कि नेशनलिज्म इज द वर्स्ट थिंग दैट हैपेंड टू ह्यूमन काइंड। मुझे याद नहीं फुटबॉल की एग्जांपल रसल ने दी थी या किसी और? हाँ एग्जैक्टली, फुटबॉल की एग्जांपल मेरे ख्याल से। फुटबॉल पे कितनी नफरत होती है, कितनी नफरत होती है, फसादात होते हैं, जलाओ गिराओ और जर्मनी के मैच में। एग्जैक्टली। अब यहाँ पर कहाँ मजहब है, कहाँ दीन है? तो मेरे नहीं ख्याल है कि इसको हमें इस तरह जोड़ना चाहिए। अब आते हैं इस बात पे कि रिलीजन को अगर मैं प्राइवेट ना रखूँ ये बेहतर है या नहीं है। तो मैं कह रहा हूँ बेहतर है प्राइवेट ना रखें। मैं क्यों कह रहा हूँ? वेस्ट में स्टेट कोई भी कानून मेजॉरिटी की बुनियाद पर पास कर सकती है। एग्जैक्टली सही है ना। अगर वो चाहे मुसलमानों को डिपोर्ट करना वो पास कर सकते हैं, सही है ना। वो कुछ और कानून बनाना चाहे वो बना सकते हैं। इस्लाम जो है वो कहता है कि रूल जो है इट बिलोंग्स टू अल्लाह सुब्हान ताला। कोई जो मतलब सॉवरेंटी है ना वो ना स्टेट की है, ना मेजॉरिटी की है, ना किसी बंदे की है, ये वही की है रेवोल्यूशन। मगर ये नहीं हो सकती कि एक रूल जो चेंज नहीं होगी, मतलब अल्लाह की तरफ से एक रूल आई है वो चेंज नहीं होगी। तो इस तरह नहीं हो सकता कि कई मतलब माइनॉरिटीज़ एक इस्लामिक स्टेट में भी कहे कि हमारे
मतलब हमारे साथ इनजस्टिस किया जा रहा है और ये रूल चेंज नहीं होगी तो इट्स अ वेरी बिग प्रॉब्लम फॉर अस। मेरे ख्याल से ये फिर हम एक खास पर्सपेक्टिव में, क्योंकि हम एक सेकुलरिज्म के अंडर रहते हैं ना। वही अल्लाह इज ए क्रिश्चियन अमेरिकन प्रोफेसर, उससे पूछा गया, अल जजीरा का इंटरव्यू था किसी और का, लेकिन आप किसके अंडर रहना चाहेंगे, यानी कि अगर आपका ऑप्शन हो कि आज भी आप अब्बासी कैलिफेट के अंडर रहना चाहें और मौजूदा मॉडर्न स्टेट के अंदर रहना चाहें, आप किसके अंदर रहना चाहेंगे? उससे मैं प्रेफर करूँगा खिलाफत के अंदर रहना। क्यों? मतलब हिस्टोरियन, हाँ हिस्टोरिकली, और वो क्यों बता रहे हैं, ये बड़ी समझने की बात है ना। हिस्टोरिकली स्टेट जो है वो आपकी लाइफ में इतना इंटरवीन नहीं कर सकती जितना आज मॉडर्न स्टेट करती है। सिर्फ समझाने के लिए, आज अगर एक इस्लामिक स्टेट हो, वाकई इस्लामिक स्टेट हो, सही ना, वो मुझसे मेरी इनकम पे टैक्स नहीं ले सकती, सही है। सिर्फ वो मुझसे सेविंग पर, जिस पर साल गुजर जाए, साहिब निसाब हो, 2.5% ज़कात ले सकती है, दैट्स इट। वो मुझसे कुछ और नहीं ले सकती, उसको इजाज़त ही नहीं है। आप आज बताएं सेकुलर स्टेट मेरे माल से क्या ले सकती है? नहीं, वो कुछ भी ले सकती है जब वो पास कर दे बिल ना। इसी तरह मेरी प्राइवेट लाइफ में इंटरफेयर करना, तो वही ने बता दिया ये प्राइवेट स्फेयर है, अल्लाह ने अहकामात दिए हैं, स्टेट यहाँ इंटरफेयर नहीं कर सकती। हज़रत उमर का बड़ा खूबसूरत वाक़या, हज़रत उमर जो है रात को गुजर रहे होते हैं तो कुछ आवाज़ें आती हैं, तो वो दीवार छलांगते हैं, तो बंदे ने शराब पी होती है, कुछ महफिल शफिल चल रही होती है, तो हज़रत उमर उसको कहते हैं, तो मैं इधर वर्ड तुम्हें सीधा करता हूँ, तुम ये जो है, तो बंदा हज़रत उमर को है ना खिलाफत राशदा में याद दिलाता है कि मैंने तो एक गलती की है, आपने तो एक तो कान लगाया, तजस्सुस किया, ये गलत है, जायज़ नहीं है। फिर आपने मुझसे बगैर पूछे यानी कि मेरी दीवार फलांगी, ये दूसरा गुनाह है। मतलब फिर मेरा मैंने जो गुनाह जो है एक बंद कमरे में किया, आप उसको पब्लिक ले जाना चाहते हो, तो ये तीसरा आपको गुनाह है। और तुम्हारा अपनी बात वापस लेते हैं और वापस चले जाते हैं। तो मैं कह रहा हूँ कि जो मिथ है या जो बताया जाता है कि सेकुलर स्टेट ज़्यादा हेल्पफुल होगी, ज़्यादा फ्रीडम, नहीं हो ज़्यादा सकती। माइनॉरिटी के कॉन्टेक्स्ट में आ जाते हैं। ऑटोमन्स में माइनॉरिटी कैसे डील होती थी, इस्लाम में कैसे डील होती हैं? आप क्रिश्चियन कम्युनिटी हैं, आप अपनी शादी तलाक के मामला खुद देखें, आपके खाने पीने के मामला आपके हिसाब से होंगे, आप शराब आपके यहाँ जायज़ हैं, आप अपनी जगह पिएँ, आप अपने चर्चेस में जैसे सेलिब्रेशन करना चाहते हैं सेलिब्रेशन करें, आप बच्चों को जो तालीम देना चाहते हैं वो तालीम दे दें। हाँ। आज की स्टेट इसमें भी कदखन लगाती है। नहीं, आज वो जनरली करते हैं, है ना। आज ट्रांसजेंडरिज्म, LGBTQ है, वो पढ़ाते हैं सबको, आपको इस पे कन्विंस होना पड़ेगा। तो मैं कह रहा हूँ इस पे एक माइनॉरिटी के लेवल पर अगर मैं सोचूं, मतलब इस्लाम आइडियोलॉजीज को फोर्स नहीं करेगी कि वो एक अपने आइडियोलॉजी को फॉलो करे ना, वो सिर्फ बस इस पे ही फॉलो होगी जो स्टेट की आइडियोलॉजीज हो। मैं चीज़ों को ना डायल्यूट नहीं करना चाहता। हाँ, exactly. असल में कोई भी जब स्टेट होती है तो स्टेट नाम ही है जिसके पास फोर्स मौजूद होती है। Exactly. हाँ। मैं ये कह रहा हूँ कि इस्लाम ने जहाँ स्टेट को फोर्स दी है ना, वो बनिस्बत सेकुलर स्टेट के कम है, सही है ना। और जहाँ दिए वो अल्लाह को पता है, जिसने हमें पैदा किया खास फितरत पे, यहीं पे स्टेट को इंटरफेयर करना चाहिए, वहीं पे दिया है। और गवर्नर, रूलर, हुक्मरान, खलीफा, सुल्तान जो है अपनी मर्जी से उसको एक्सपेंड नहीं कर सकता। ना मेरा पैसा ले सकता है, ना मुझ पर तुहमत लगा सकता है, ना मेरे प्राइवेट अफेयर्स में जहाँ पर अल्लाह ने उसे इजाज़त नहीं दी। ओके, लेट्स सपोज कि अभी तो सेक्युलरिज्म ने बहुत सारे वॉर्स किए हैं, एक इस्लामिक स्टेट जब आ जाएगी, प्रॉपरली इस्लामिक स्टेट इंशाल्लाह, तो वो वॉर्स नहीं करेगी। मतलब मैं इसीलिए मैं शुगर कोट नहीं कर रहा, इस्लामिक स्टेट में वॉर्स की बिल्कुल इजाज़त है और उसका अपना कॉन्टेक्स्ट है। तो इसीलिए मैंने कहा कि कोई भी स्टेट हो, खासतौर पर कोई भी आइडियोलॉजिकल स्टेट हो, वो हमेशा चाहती है कि जिसको वो दुरुस्त समझती है, दैट शुड बी द रूल ऑफ द लैंड, ठीक है ना। तो इस्लाम में बिल्कुल ही तस्वुर मौजूद है कि आप दूसरे ममालिक को इंटीग्रेट कर सकते हो। मगर हम तो इस तरह देखते हैं डेमोक्रेसी में और सेक्युलरिज्म में कि वो सबके जो अंडर है इस स्टेट के, वो सबके मतलब राय ओपिनियंस ले लेते हैं अपने कंसिडरेशन में। ये बात सच नहीं है मेरे ख्याल से। कुछ चीज़ें बताने की होती है, कुछ चीज़ें करने की होती हैं, हाथी के दांत दिखाने की और खाने की और। तो इस्लाम के मामले में जब मैं डिस्कशन कर रहा हूँ तो हम बहुत ओपन होते हैं, जो हमारी फॉरेन पॉलिसी है, जो शरई अहकामात है, क्योंकि हम समझते हैं वही है दुरुस्त, इसमें शर्माने की और घबराने की और छुपाने की कोई बात नहीं है। उनको पता है कुछ चीज़ें हमने ऐसी प्रोपोगेट की हैं कि जिसको अगर हमने खुद वायलेट किया या खुल के वायलेट किया तो लोग तो सवाल उठाएंगे। अब बात यह है क्या वहाँ पर वाकई ऐसा है कि किसी मुल्क के मामलात में इंटरफेयर नहीं करते? FATF पाकिस्तान के मामलात में इंटरफेयर नहीं करता, IMF नहीं बताता आपको बजट कैसे डील करना, वर्ल्ड बैंक आपको नहीं बताता आपको कर्जे नहीं मिलेंगे क्योंकि आपने ये नहीं किया। आपका जो यूरोपियन कंट्रीज़ के साथ जो ट्रेड है उसमें आपका जो स्टेटस है ट्रेड का वो तब्दील होता है कि आपके यहाँ ख़वातीन कितनी बढ़ती हुई हैं, आपके यहाँ ब्लास्फेमी लॉ कितने हैं या नहीं है। तो मैं कह रहा हूँ अपने यहाँ तो छोड़ दें, वो तो किसी और मुल्क में भी करते हैं जब जंग नहीं कर रहे हो। जब जंग कर रहे हो तो फिर तो आर्मीज़ पूरी की पूरी उतरती हैं, P-52 बॉम्बर वुमेन एम्पावरमेंट के नाम पर जो है बम गिराते हैं लिटरली। तो मैं कह रहा हूँ कि सब्जुगेशन, वॉर, झगड़ा, वायलेंस,
ये हर जगह मौजूद है। मतलब ये एक स्केपगोट है, ये फ्रीडम का एनालिसिस भी कह रहे हैं कि सबको। अब प्रैक्टिकली ये देखते हैं कि इस्लाम कब वायलेंस की इजाज़त देता है, यानी कि कब उसकी इजाज़त है, कब नहीं देता। मैं कह रहा हूँ इंडिविजुअल के थॉट्स को चेंज करने के लिए वायलेंट कोई ऑप्शन ही नहीं है, इक़राफ़ुद्दीन, कोई जबर नहीं है दीन में। जहाँ तक सिस्टम की बात है कि लॉ क्या होगा, लॉ ऑफ द लैंड क्या होगा, तो इस्लाम बिल्कुल इसमें ओपन है कि दैट शुड बी द रेवलेशन। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने जो नाजिल किया है उसको गालिब होना चाहिए, यूनाइटेड नेशन को नहीं होना चाहिए और ट्रंप या अमेरिका के रूल को नहीं होना चाहिए। तो देयर विल बी अ कंपटीशन। अगर इस्लामिक स्टेट होती, खिलाफत होती और ट्रंप अमेरिका होता, इन दोनों में कंपटीशन होती और ये बड़ी नेचुरल कंपटीशन होती। अलबत्ता वो कैसे रूल करते हैं, इस्लाम कैसे रूल करता है, उसमें फ़र्क है। तो मैं समझता हूँ कि इस्लाम जो रूल करता है दैट इज़ जस्ट, वो बेहतर है ह्यूमन सोसाइटी के लिए, इंसान की फितरत के मुताबिक है, जबकि वो करता है वो बेहतर नहीं। मैं सिर्फ ऑब्वियसली क्योंकि वो एक डिवाइन बीइंग से आई है और एग्जैक्टली मैं क्योंकि एक एग्जांपल है ना, अगर एक इंसानी सोसाइटी इंसानी लाइफ को वैल्यू ना दे, अगर एक मर्द जो है वो बाप बनने के लिए तैयार ना हो, एक औरत से उसकी ममता छीन ली जाए, ठीक है ना, मैं कह रहा हूँ वो सोसाइटी कैसे थ्राइव कर सकती है। आप मुझे बता रहे हो कि आजकल हम देख रहे हैं कि बहुत सारे वेस्टर्न सोसाइटीज में बर्थ रेट का बहुत प्रॉब्लम आ रहा है। और सिर्फ बर्थ रेट का नहीं, फैमिली आप सारी देख रहे हैं, फैमिली प्रॉब्लम्स आप ये देखें ना कि एक बंदा दूसरे बंदे से को कैसे वैल्यू देता है, सही। तो वहाँ की डिस्कशन हमारे तब भी होती है, उनका जीडीपी इतना है, उनके यहाँ मोटरवेज ऐसे हैं, उनके बिल्डिंग इतनी बन गई हैं, मगर डिप्रेशन रेट, सुसाइड, एंजाइटी रेट। बिल्कुल। तो मैं कह रहा हूँ एक इंसानी सोसाइटी को जज करने का क्राइटेरिया ये नहीं है कि इमारत कितनी ऊंची है। एक इंसानी सोसाइटी को जज करने का तरीका ये है कि इंसान जो है वो कितना पुरसुकून और अपने फितरत के मुवाफिक ज़िंदगी गुजारे। एक पॉइंट ये। दूसरा पॉइंट ये है कि बिल्कुल उनको आपको बहुत सारी चीज़ें मैनेजेबल लगती हैं, उसकी वजह है। मगर क्या हम ये श्योरिटी से कह सकते हैं कि मतलब एक इस्लामिक स्टेट में पुरसुकून ज़िंदगी होगी एक नॉर्मल फैमिली के लिए? लेट्स सपोज अगर वो मुसलमान फैमिली ना भी हो, क्योंकि हम तो देखते हैं इधर पाकिस्तान में कितने परसिक्यूशन होती है। एग्जैक्टली, क्योंकि पाकिस्तान एक खास नेशनल स्टेट है, मॉडर्न सेकुलर फ्रेमवर्क में काम करता है। इस्लामिक स्टेट एक बहुत ही मुख्तलिफ होती है। मैं सिर्फ एग्जांपल देने के लिए, अगर इतनी सब्जुगेशन होती, इतने ख़तरनाक होती इस्लामी रियासत, तो हिंदुस्तान पे कई सौ साल रूल करने के बाद मेजॉरिटी हिंदुओं की नहीं होती। आज भी इजिप्ट में कॉप्टिस्ट क्रिश्चियन मौजूद हैं। आज भी आपको इवन इसराइल के बनने से पहले आपको अफगानिस्तान में, पाकिस्तान में, इराक में, पर्शिया में आपको यहूदी मिलते थे। ये एक दलील है। दूसरी दलील ये है कि मेरा कानून क्या, उनका कानून क्या, हम इसको टेबल पे रख के जज कर लेते हैं कौन सा इंसान को बेहतर मौके दे रहा है, खुश करना है या उनको पनपने का मौका दे रहा है। तो सिर्फ एक तो माइनॉरिटीज़ की हमने बात कर ली, मेजॉरिटी की आवाज़ से देख लेना। मुझे इस्लामिक स्टेट कह रही है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने उसको इन्फोर्स करना है, अल्लाह सुब्हानहू ने उसको बाउंड किया है कि उसने जो इकनॉमी मैनेज करनी है इस अंदाज में मैनेज करनी है कि जो वेल्थ है वो डिस्ट्रीब्यूट हो। तो सर्कुलेशन ऑफ वेल्थ जो है वो पर्पस है। अब मैं कह रहा हूँ एक कैपिटलिज्म है जहाँ पर वेल्थ जो है कंसंट्रेट होती है और दूसरा इकोनॉमिक मॉडल है जिसमें वेल्थ जो है सर्कुलेट होती है। कौन सा बेहतर है? इसी तरह दूसरी चीज़, इस्लाम में इंसान के बेसिक राइट रियासत ने इंश्योर करने। अमेरिका हेल्थ केयर नहीं देता। हाँ, नहीं देता वो हेल्थ केयर, मतलब उनकी फ्लिमजी है। हाँ। इस्लाम ने बाउंड किया है रियासत को कि आपने देना है, ठीक है ना। एजुकेशन के हवाले से अमेरिका में बंदा लोन लेता और है। बात ये भी है इस्लाम के, अगर मैं इन फेवर कर लूँ कि मतलब वो लॉज चेंज कभी भी नहीं होंगे। एग्जैक्टली। वो मतलब कोई भी नहीं कह सकते कि अगर माइनॉरिटीज बहुत ज़्यादा छोटे हो गए तो वो कहेगी इन माइनॉरिटी को हम देते ही नहीं है। बिल्कुल तो इतने ज़्यादा। बिल्कुल। इवन पाकिस्तान में देखिए ना, मैं बलोच हूँ, पाकिस्तान में पूरी इंसर्जेंसी क्यों है? क्योंकि आप एक सेकुलर डेमोक्रेटिक स्टेट है, मेजॉरिटी रूल करती है, तो एक माइनॉरिटी बलोच को पंजाब की मेजॉरिटी के साथ कैसे अलाइन होगी? नहीं हो सकती। तो मैं कह रहा हूँ ये तो ज़्यादा रिफ्ट क्रिएट करता है। दूसरी तरफ आप कह रहे हो कि डजंट मैटर। हाँ, डजंट मैटर कितने हो, कितने तादाद में, मतलब रूल्स वही सारे होंगे। रूल्स आपके सारे वही हैं। तो मेरे ख्याल से ज़्यादा फिजिबल, ज़्यादा नेचुरल और ज़्यादा आसान है इंसानों के लिए। और हिस्टोरिकली मतलब रस्म के आने के बाद से लेकर अगले 1000 साल तक वो इम्प्लीमेंट रहा। और ऐसा नहीं हुआ सब। अच्छा, मैं ये नहीं कह रहा कि किसी इंसान ने, किसी रूलर ने गलती नहीं की, दैट इज सेपरेट। जब उसने की तो लॉ कुछ और था, उसने एक्ट कुछ और किया। वेस्ट में क्या होता है, जो कर रहा होता है वो लॉ के मुताबिक है। तो बुश ने जब अफगानिस्तान पे अटैक किया तो वो अमेरिका के लॉ या कवानीन के खिलाफ नहीं था। वो सेकुलर फ्रेमवर्क उसको इजाज़त देता है। हाँ, सेकुलर तो उन्होंने स्ट्रेच नहीं किया। मगर अनदर क्वेश्चन दैट आई हैव टू आस्क यू इज, अगर इस्लामिक स्टेट इतनी अच्छी है सेक्युलरिज्म से ज़्यादा, तो आजकल सेक्युलरिज्म क्यों डोमिनेंट है? और हमने ये देखा कि खिलाफत तो ख़त्म हो गई, मतलब सेक्युलरिज्म के आने के साथ साथ, और ये सब कुछ। एग्जैक्टली। देखिए, किसी चीज़ का प्रोमिनेंट हो जाना, किसी चीज़ का आम हो जाना, वो इस पर डिपेंडेंट नहीं होता वो सही है, गलत है, अच्छी है, बुरी है, ठीक है। यूथ में ड्रग्स आम है, सही ना। पाकिस्तान में अल्कोहल की सेल होती है, यहाँ पर हैरेसमेंट होती है,
यहाँ पर डिस्क्रिमिनेशन मौजूद मतलब बहुत ज़्यादा आम, सही है ना। तो यहाँ पर डिस्क्रिमिनेशन होने के से हम ये डिड्यूस नहीं करते डिस्क्रिमिनेशन दुरुस्त है, हम हैरेसमेंट से ये डिड्यूस नहीं करते कि हैरेसमेंट दुरुस्त है, हम ड्रग या अल्कोहल की वजह से ये डिड्यूस नहीं करते कि ये दुरुस्त है। तो किसी चीज़ का आम होना उसका दुरुस्त होना दो सेपरेट चीज़ें हैं। अब आते हैं सेकुलरिज्म क्यों इतनी है, आम है, ये क्यों कुछ जगह इसको इंडोर्स किया जा रहा है। देखिए, हम पाकिस्तान बनाए 1947 में, अगस्त का महीना है, तो हम अपनी यादें ताज़ा कर लेते हैं ना। ईस्ट इंडिया कंपनी आती है, सही, वो जो पहले से मौजूद स्ट्रक्चर होता है वो अच्छा बुरा में उसके डिसीजन है, वो उसको पूरा तबाह करता है। एजुकेशन हो, ब्यूरोक्रेसी हो, मिलिट्री हो, रूल या रूलिंग क्लास हो, इवन कैपिटल हो, दिल्ली से वो कलकत्ता शिफ्ट हो जाता है ना, बाद में वो लेके आते हैं दिल्ली वापस, वो सब कुछ तब्दील कर देता है। एक नया तालीमी निज़ाम, एक नया एजुकेशन, एक नया जुडिशल सिस्टम, एक नया जो है दस्तूर, एक नया जो है कैपिटल, एक नई पॉलिटिकल एलीट, एक नई मिलिट्री। अब यहाँ पर असल सवाल है वो एजुकेशन सिस्टम कैसे डिज़ाइन हुआ था। इस तरह डिज़ाइन हुआ था कि लोग सेकुलरिज्म से दूर जाएं, या ऐसा डिज़ाइन हुआ था वो सेकुलर माइंड प्रोड्यूस करें। ऑब्वियसली सेकुलर माइंड। एग्जैक्टली। और ये मैं सिर्फ हवा में नहीं कह रहा, आप ब्रिटिश जो ईस्ट इंडिया और ब्रिटिश जो किताबें या मिनट्स ऑफ ऑफिस के अवेलेबल हैं, अब तो उस पर किताबें हैं, मेरी मेमोरी बहुत ख़राब है। नहीं, बहुत वो कहते हैं, एक टाइम पे एक जनरल था इजिप्ट में मेरे ख्याल से, उसने अपने बायोग्राफी लिखा, तो उसने अपनी बायोग्राफी में बहुत मतलब क्लियरली लिखा कि हमने अपने आइडियाज़ को प्रोपेगेट करने के लिए हमने बहुत ज़्यादा कोशिश की, इनके एजुकेशन सिस्टम से लेकर इनके मतलब इनके जो तरबियत है, मतलब छोटे छोटे बच्चों के उनके मतलब सारे कुछ कवर करके ना किया। इन्होंने सेक्युलर बनने, इन्होंने ग्रो अप करके भी इन आइडियाज़ को मतलब करने, बिल्कुल ऐसे। तो उसकी वजह से जो हमारा जो पढ़ा लिखा मतलब कॉलोनाइजेशन इनकी आइडियोलॉजिकल थी, बिल्कुल कॉलोनाइजेशन ऑफ माइंड कह लें। कॉलोनाइजेशन ऑफ माइंड। आपको खास तरह से सोचना सिखाया, खास तरह से बोलना सिखाया, खास तरह से काम करना सिखाया। आप सोचे ना, यहाँ पर लिटरेसी जो लैंग्वेज थी वो पर्शियन थी, मुझे आती है नहीं, आपको आती है नहीं, हम एक्सेस ही नहीं कर सकते जो हमारा अपना लिटरेचर है। उससे पहले अरबिक ज़बान थी, मुझे नहीं आती, नहीं है ना। तो हमारा जो पूरा फेक है, जो हमारी थिंकिंग की किताबें हैं, जो हमारी एपिस्टेमोलॉजी जहाँ डिस्कस हुई, जो हमारी एंटोलॉजी जहाँ डिस्कस हुई है, हम उसको रीच ही नहीं कर सकते। तो मुझे और आपको जब अपनी हिस्ट्री पढ़नी हो तो हम ऑक्सफोर्ड से प्रिंट हुई देखिए देखते हैं, हम येल से आई हुई किताबें, हम रॉटलेज की किताबें उठाते हैं, तो वो हमें बता रहे हैं कि आपकी हिस्ट्री क्या है। तो जब मैं पढ़ूंगा मेरे दुश्मन से कि मेरी हिस्ट्री क्या थी, तो वो जितना भी अच्छा बंदा हो, वो एक ख़ास माहौल में बड़ा हुआ है ना, तो वो जब हमारी हिस्ट्री को देखेगा, पढ़ेगा, समझेगा होते तो ख़ास अंदाज में। सिर्फ एग्जांपल दे दूँ, विलियम ने किताब लिखी द लास्ट मुगल, विलियम ब्लेक, मुझे नाम पूरा याद नहीं है, विलियम ब्लेक नहीं है, कुछ और है, तो द लास्ट मुगल के नाम से उसने किताब लिखी। तो उसमें एक जगह वो डिस्कस करता है कि बहादुर शाह जो लास्ट मुगल रूलर था, वो अपने आप को ना कुछ बड़ा स्पिरिचुअली पावरफुल समझता था। लोग उसके पास पानी लाते थे, वो उसको फूंक मारता था, लोग कहते इलाज होगा। मैं कह रहा हूँ ये स्पिरिचुअल पावर की बात नहीं थी, इस्लाम में एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, कुरान पढ़ के दम कर लो, ठीक है। तो अगर बहादुर शाह जफर से किसी ने पानी दम करा लिया, तो ये इसलिए नहीं थे कि उसके पास बहुत कोई स्पिरिचुअल हीलिंग पावर है, किंग की वजह से है ना, तो उसके पास कोई स्पिरिचुअल हीलिंग पावर नहीं है, लेकिन वो बाहर से बैठ के उसको कैसे समझ रहा है। जैसे एक और मैं किताब पढ़ रहा था, उसने लिखा कि इस्लामिक स्टेट में ना, खिलाफत में पानी के ऊपर कोई रूल नहीं था, कहीं पर पानी बिकता था, कहीं पर पानी फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल था। वो समझ ही नहीं पाया कि इस्लाम में एक पानी जहाँ पर लोगों की डिपेंडेंसी हो, यानी कि पानी ना हो, एक कुआं हो, तो वो पानी जो है पब्लिक प्रॉपर्टी बन जाता है, वो तमाम लोगों की मलकियत है। लेकिन जहाँ पानी दरिया, मतलब दरियाएँ मौजूद हो, नहर मौजूद हो, पानी आ रहा और एक बंदा प्राइवेटली अपना कुआं लगाए, उसकी प्राइवेट प्रॉपर्टी बन जाती है, और वो उसको किसी को बेचने के लिए पैसे ले सकता है। ये मुझे पता है क्योंकि मैंने फिर थोड़ा सा देख लिया। और इस कितना ब्यूटी है मतलब इस बात का ना, कि मतलब एक प्राइवेट प्रॉपर्टी को यूज़ के लिए इन्होंने पब्लिक बना दिया। एग्जैक्टली। तो मेरा ख्याल ये है कि हम जो हमारा पढ़ा लिखा तबका, उसमें जो सेकुलरिज्म के हवाले से पॉजिटिविटी है, वो इस वजह से नहीं है कि उसने जज करके रैशनली इस जगह पहुँचा है कि वो बेहतर है, क्योंकि वो एक ख़ास अंदाज में उसकी तालीम का प्रोसेस हुआ। एग्जैक्टली। तो उसका माइंड एक ख़ास अंदाज में शेप हो गया। दैट इज़ व्हाट वी सी टुडे। सही। तो बहुत शुक्रिया आपका। आई थिंक वीव कवर्ड ऑलमोस्ट ऑल ऑफ द ब्रॉड टॉपिक्स के सेक्युलरिज्म आई किस तरह हमारे यूथ में, और इंशाल्लाह आई थिंक मेरे थ्रू और आपके थ्रू सेक्युलरिज्म के आइडियाज़ को एक्सपोज करने के, इनके आइडियाज़ में फॉल्ट लाइंस निकालने के हमें अल्लाह वो पावर दे दे। और until our next episode, thank you very much for listening in and tuning in for this episode of The Inversation, and I hope I see you next time. Allah Hafiz.